नमस्कार। 2025 की आप सभी को शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए और आपके कारोबार के लिए अच्छा रहेगा। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम नए अवसरों, नई संभावनाओं और नई रणनीति पर फोकस करेंगे ताकि चुनौतियों के बीच एंटरप्रेन्योर्स खुद को तैयार कर सकें और अपना अगला कदम मजबूती के साथ रख सकें। इस स्पेशल सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, डायरेक्टर जनरल NIMSME, राजीव चावला, चेयरमैन IMSME ऑफ इंडिया, प्रशांत गिरबाने, DG MCCIA, और साथ ही मौजूद हैं नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA। आप सभी का शुक्रिया। शुरुआत करते हैं राजीव जी से। राजीव जी, देखा जाए तो FY25 के सेकेंड क्वार्टर में GDP में नरमी देखी गई है। आप ग्राउंड पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? Q1 और फिर Q2 में उतनी ग्रोथ की फिगर्स नहीं आई हैं जो कि आंकड़े सभी के सामने हैं, और इसकी बहुत सारी वजह रही। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जिसने विशेष रूप से बहुत बड़ा योगदान था लास्ट ईयर में, टू व्हीलर सेगमेंट और फोर व्हीलर सेगमेंट दोनों में, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई। और भी हमारे एक्सपोर्ट्स भी रिस्ट्रिक्टेड रहे, विभिन्न जियोपॉलिटिकल रीजंस रहे, चुनाव रहे देश में, और कई वजह रही। तो इन सब की वजह से इकोनॉमी में वो ग्रोथ वर्ष 2024 में नहीं दिखी जो होनी चाहिए थी। मेरा ये मानना है कि ये जो पहले 9 महीने हैं इसमें ग्रोथ रेट कम रहा है और इसका इम्पैक्ट सभी सेक्टर्स पर एक समान है। नीरज जी, अर्थव्यवस्था की गति धीमी जरूर हुई है, जैसे राजीव जी ने बताया है। आप MSME से फीडबैक में क्या समझ पाए हैं? क्या आप आगे चलते हुए अर्थव्यवस्था में मोमेंटम लौटता देखते हैं? नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो लास्ट 9 मंथ्स के या 8 मंथ के डाटा रहे हैं वो उतने एंथुसियास्टिक नहीं रहे हैं जितने की उम्मीद थी, क्योंकि पिछले साल अच्छा GDP में ग्रोथ दिखाई दे रहा था। इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अभी राजीव भाई ने बताया, चुनाव, जियोपॉलिटिकल रीजंस, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये जो बचे हुए 3 महीने हैं, शायद वो आंकड़े तो हम नहीं अचीव कर पाए जो हमने लास्ट ईयर अचीव किए थे, बट हाँ, डेफिनेटली आगे बढ़ने के चांसेस तो हैं। 2 चीजें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ सरकार को ईज ऑफ डूइंग मैन्युफैक्चरिंग भी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बिजनेस तो बढ़ रहा है, अगर GDP को उसी पेस से या उसी स्पीड से आगे बढ़ाना है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस लाने की ज़रूरत है। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो ईयर टू ईयर ग्रोथ दे सकता है। प्रशांत जी, अर्थव्यवस्था की चाल को आप कैसे रीड कर रहे हैं? वहीं RBI ने जिस तरह से CRR में कटौती की है, इससे लिक्विडिटी में सुधार की उम्मीद है। ऐसे में क्या क्रेडिट की अवेलेबिलिटी से मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को बूस्ट मिल सकता है? पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे कम ग्रोथ दिखा है Q2 ने, Q2 का, तो वाजिब है कि हम सभी चिंतित हो उससे। पर जो CRR में 0.5% कटौती है, जो कि 2 हिस्सों में है, 14 दिसंबर और 28 दिसंबर होगी, तो उससे लगभग 1,16,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी। अब उसके फायदे अलग अलग सेक्टर्स को होंगे और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली MSMEs को भी उसका फायदा ही होगा। इसके साथ साथ मैं कुछ आंकड़ों की तरफ जाना चाहूंगा। जब मैं देखता हूं कि MSME बैंक क्रेडिट पे MSMEs कैसे चल रहा है, तो लेटेस्ट डेटा दिखाता है, मेरे ख्याल से अक्टूबर नवंबर का डेटा है, 14% ग्रोथ है। 14% ग्रोथ है MSMEs के बैंक क्रेडिट पे MSMEs के लिए। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां की मीडियम साइज कंपनीज का क्रेडिट बढ़ रहा है लगभग 13-14%, बट माइक्रो और स्मॉल साइज कंपनीज का क्रेडिट ये लगभग आधा हो गया है, 5-6% का क्रेडिट ग्रोथ उसकी। तो इसलिए क्रेडिट ग्रोथ तो कुछ है, बट माइक्रो और स्मॉल कंपनी चिंतित है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे करवाया लास्ट मंथ। 108 उद्यमियों से हमने प्रश्न पूछा, 108 उद्यमियों से हमने प्रश्न पूछा कि इस साल की आपकी जो ग्रोथ है 24-25 की, मार्च 25 तक की, एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो कैसी रहेगी आपको लगता है?
तो आश्चर्यकारक रिजल्ट्स आए हैं उस सर्वे के। वो ये हैं कि 81% लोग कह रहे हैं कि मार्च 20 FY 24-25 में हम ग्रो करेंगे। 81% लोग कह रहे हैं, और 37% लोग कह रहे हैं कि हम 20% से ज्यादा ग्रो करेंगे। ये एमएसएमईज की बात कर रहे हैं। 37% लोग कह रहे हैं 20% ज्यादा ग्रो करेंगे एज कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसमें ज्यादातर कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग में हैं, मैन्युफैक्चरिंग में स्पेसिफिकली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में है, और कुछ इंजीनियरिंग गुड्स में है। प्रमुख एमएसएमई सेंटर से इंडस्ट्री की नब्ज को जानने के बाद रुख करते हैं डॉक्टर ग्लोरी स्वरूपा का। डॉक्टर स्वरूपा, बात 2025 की हो रही है, तो एमएसएमईज के लिए जरूरी होगा कि वो ग्रीन अडॉप्शन को गति दें। लेकिन हकीकत यह है कि स्मॉल बिजनेसेस के ज्यादातर एफर्ट्स सर्वाइवल और डे टू डे ऑपरेशंस को संभालने में रहते हैं, और उनके लिए एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस एक एडिशनल कॉस्ट बन जाती है। तो फिर उद्यमियों को इस तरफ कैसे प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही रियल बेनिफिट्स के बारे में बताया जाए, ताकि वो वक्त के साथ कदम बढ़ा सकें। This time we should focus on clean revolution, because we are talking about green MSMEs. Again, we cannot have the terminology green revolution, or even re-green revolution also may not be possible. That's why I think it should go as a revolution, maybe 25 to 30. Then whatever government is already envisaged, जैसे रैम्प के स्कीम के अंदर हर एक स्टेट में अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। हम लोग भी गाइड कर रहे, वी आर मॉनिटरिंग। महाराष्ट्र में तो हमने ऑफिसर्स का कैपेसिटी बिल्डिंग कैंपस में कंप्लीट किया। सिक्किम ऑफिसर्स भी आए हैं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग हेल्प कर रहे हैं सबको। तो आई थिंक इट शुड बी क्लीन रेवोल्यूशन। ऐसा हुआ तो छोटा माइक्रो एंटरप्राइज से लेकर who are into mega large and heavy industries into exports and a lot of things happening. I think then it will be a momentum. राजीव जी, डॉक्टर स्वरूपा ने जो कहा है वो सही है, लेकिन उद्यमियों के सामने रोजमर्रा की कई चुनौतियां रहती हैं। ऐसे में सस्टेनेबिलिटी के गणित को आप उनके सामने कैसे रखेंगे? वहीं गिफ्ट स्पाइस स्कीम को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए? देखिए, सस्टेनेबिलिटी जो है, जिसको हम चाहे प्रोग्रेसिव रूप में देखें या केवल गवर्नमेंट रेगुलेशंस के रूप में देखें, फैक्ट ये है कि इट इज द फैक्ट ऑफ द आवर और नीड ऑफ द आवर। गवर्नमेंट की कंप्लायंसेस इसमें होंगी और अधिक बढ़ेंगी। वर्ष 2070 तक हमारे देश को नेट जीरो बनना है। ये टारगेट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम इंटरनेशनली कमिटेड हैं, और मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार जितने भी नए कंप्लायंसेस पैदा हो रहे हैं, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए, वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। आज पूरे दिल्ली में डीजल जनरेटर्स पर दिल्ली एनसीआर में बैन है। ऐसा देखने में आ रहा है कि आगे आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी को लेके बहुत सारे और नए प्रतिबंध बनेंगे। तो इसीलिए एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए रैम्प स्कीम में ही 2 विशेष स्कीम्स सरकार ने बनाई, जिसमें कि सर्कुलर इकोनॉमी को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और एक कैपिटल सब्सिडी भी दे रहे हैं, लगभग 12.5 लाख रुपए तक की 25%, और इंसेंटिव भी दे रहे हैं इंटरेस्ट का सबवेंशन में। तो लेट अस सी कि ये कितनी जल्दी पूरे देश में जाएगा, कितने लोगों को, जाहिर है ये फायदा वही ले पाएंगे जो आज बैंक से प्रॉपर क्रेडिट ले रहे हैं। जितने भी हरियाणा गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स और सब्सिडीज हैं, वे केवल उन्हीं एमएसएमईज को मिलते हैं जिनके पास जीरो डिफेक्ट सर्टिफिकेशन हो। तो राज्य सरकारें भी जेड सर्टिफिकेशन के साथ अपने आप को जोड़ रही हैं। तो आज लार्ज ओईएम्स भी अपने सप्लाई चेन में ग्रीन टेक्नोलॉजीज और सस्टेनेबिलिटी ड्राइव कर रही हैं। प्रशांत जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना हो या कार्बन फुटप्रिंट्स घटाने की बात हो, एमएसएमईज क्या रणनीति बनाए? अभी हाल ही में हमारा एक्सपोर्टर्स के साथ सेशन हुआ, जिसमें उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात रखी। जैसे यूरोप में सीबैम को लेकर हलचल है, और ऐसे में माना जा रहा है कि नए नॉर्म्स के कारण सस्टेनेबिलिटी को लेकर सख्ती बढ़ेगी और काम करना मुश्किल होगा। तो फिर ग्रीन की अहमियत को लेकर एमएसएमईज को कैसे जागरूक किया जाए? जो यूरोपियन कंट्रीज है
या तो वेस्टर्न कंट्रीज है बहुत ही कॉन्शियस है सस्टेनेबिलिटी के बारे में, इसलिए वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी कंपनियां नहीं बट उनकी सप्लाई चेन यानी हमारे देश से जो उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं वे सभी भी सस्टेनेबिलिटी के अनुसार कंप्लाई करें। उसके लिए सरकार की कुछ स्कीम्स है। गिफ्ट जो स्कीम है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम की स्कीम है, लगभग 350 करोड़ की स्कीम है, जिसमें आपको 2% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है अप टू 2 करोड़ का टर्म लोन जब आप लेते हैं। और आप BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के 890 टेक्नोलॉजीज है, इसमें से कोई भी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर लीजिएगा, 890 टेक्नोलॉजीज हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लीजिएगा आपको फायदा मिलेगा 2% इंटरेस्ट सबवेंशन का। तो ये एक तरीका है कि आप इसका फायदा उठाएं जी। और आप सिडबी से कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, या तो आप MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से कनेक्ट कर सकते हैं लोकल, या किसी इंडस्ट्री एसोसिएशन से। दूसरी स्कीम है स्पाइस नाम की, स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी। वो है लगभग 450 करोड़ की स्कीम है, जिसमें 25% सबवेंशन मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी आपको अप टू 12.5 लाख। अब इसमें आप कई तरह के EPR जो है, एक्सटेंडेड जो प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके ऊपर आप काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ MSME मिनिस्ट्री और एक स्कीम लाई जा रही है अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में, उसे रैंप सस्टेनेबिलिटी रैंप S कहा जाएगा, जिसके ऊपर अभी भी चर्चा चल रही है। नीरज जी, नेट जीरो के मोर्चे पर इंडिया की जहां कमिटमेंट है तो वहीं MSMEs की बड़ी भूमिका है। आप उत्तर प्रदेश के MSMEs को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां तक बात माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स की है तो उन्हें कैसे सपोर्ट की दरकार है? देखिए, नो डाउट नेट जीरो को अगर हमें 2030 और 2070 के आंकड़ों को अचीव करना है तो डेफिनेटली कुछ स्कीम्स हमें ऐसे बनानी पड़ेंगी, जैसे गिफ्ट और स्पाइस और जो रैम की अभी प्रशांत जी बता रहे हैं आ रही हैं, उन स्कीम क्या वो MSME के हित में काम कर पाएंगी? अगर हम बात करें 350 करोड़ और 450 करोड़, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 1 करोड़ से ज्यादा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स उत्तर प्रदेश में है। क्या हमारा माइक्रो वाला ग्रीन एंड क्लीन की तरफ बढ़ सकता है? शायद नहीं बढ़ सकता है। कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट बना तो रहे हैं, बट दे मस्ट बी फॉर MSME एंड बाय MSME। डॉक्टर स्वरूपा, इंडस्ट्री ने जहां सस्टेनेबिलिटी और उससे संबंधित स्कीम्स पर अपना नजरिया दिया, वहीं आप हमें कार्बन एमिशन को चेक करने पर जो काम हो रहा है उस पर अपडेट दे सकें। अभी एक अच्छा प्रोजेक्ट हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पायलट तो हो गया है, इंप्रूविंग थर्मल एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ डिजाइन and manufacturing and operation of industrial boilers for low carbon emissions by micro, small, medium enterprises in India, supported by JEF with UNIDO, United Nations Industrial Development Organization। ये सबको पता है, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज्यादा बॉयलर्स की आवश्यकता होती है, इस्तेमाल होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो, तो एंड सेम टाइम कार्बन एमिशन भी ज्यादा है। तो अक्रॉस द कंट्री नाउ जनवरी 1 ऑनवर्ड्स ये इम्प्लीमेंट होगा ये प्रोजेक्ट। तो हमारा पार्ट तो इसमें पूरा अवेयरनेस, ट्रेनिंग एंड असेसमेंट करने वाले हैं। SME एक्सप्रेस में हम फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद स्टील इंपोर्ट्स पर प्रस्तावित सेफ गार्ड ड्यूटी पर राय लेंगे और एक्सपोर्ट की संभावनाओं को चेक करेंगे। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं SME एक्सप्रेस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर S ग्लोरी स्वरूपा, राजीव चावला, प्रशांत गिरबानी और नीरज सिंगल। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, आप हमें स्टील इंपोर्ट्स पर प्रपोज्ड सेफ गार्ड ड्यूटी पर राय दे सकें। इसके प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए क्या मायने होंगे? कभी स्टील के प्राइसेस इंडिया में बढ़ जाएं, हमारी चाहे डोमेस्टिक
स्टील इंडस्ट्रीज बढ़ा दें या हमारी अपनी कॉस्ट ऑफ स्टील की प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है पूरे एमएसएमई सेक्टर पर, जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, रेलवे के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी या कॉरपोरेशन के साथ होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, क्योंकि उनके रेट्स फिक्स्ड होते हैं सेल्स के और परचेज ऑर्डर्स के, और स्टील की प्राइसेस साइक्लिकल हैं, और हमने देखा है कि समय समय पर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरा ये मानना है कि आज स्टील इंडस्ट्री अपनी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट से चाह रही है कि वो कुछ बैरियर्स लगाए ताकि चाइना से स्टील इंपोर्ट्स कुछ कम हो जाए। और एमएसएमई सेक्टर, वो जो आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं या मार्केट के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अगर एक कुछ स्टील सस्ता हुआ है मार्केट में तो वो रखना चाहिए। तो देखिए, दो चीजें, फिनिश गुड्स इंपोर्ट हो और हमारे देश में वैल्यू एडिशन जिस पर ना हो सके, तो डेफिनेटली इस तरह के इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, कस्टम ड्यूटीज लगने चाहिए, टैरिफ बैरियर लगने चाहिए, हायर टैरिफ्स होने चाहिए। प्रशांत जी, ग्लोबल अनिश्चितताओं और बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म के बीच एमएसएमईज को 2025 में ग्लोबल ट्रेड के फ्रंट पर क्या उम्मीद करनी चाहिए? हम चाहेंगे कि इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ और पहल की जाए। सबसे पहली ये है कि एफटीए जो साइन करने हैं, जो यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए करना है, जो यूके के साथ, जो यूएस के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करने हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ा पेस बन जाएगा तो हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा मार्केट में, हमारे एमएसएमईज का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट मार्केट में। तो इसके ऊपर जरूर फोकस किया जाए। मुझे लगता है कि 2025 में अगर हमें ज्यादा से ज्यादा इससे फायदा लेना है तो सरकार के साथ साथ हमें भी कुछ कदम लेने हैं एज एमएसएमईज। हमें जानना है कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी। हमें जानना है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी जो इंपोर्टर्स आपके हैं वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। और हमें यह भी जानना है कि अगर हमें सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनना है तो हमें ज्यादा कॉन्शियस होकर we'll have to increase the outreach, we'll have to go out as part of delegations, we'll have to meet industry associations, और we have to meet other exporters as MSMEs, और हम सब मिलकर फिर अगर अपना निर्यात का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दें तो उसमें हमारे देश की भी उन्नति ही है। नीरज जी, एक्सेस टू क्रेडिट एमएसएमईज की प्रमुख चुनौतियों में शुमार रहता है। इसको एड्रेस करने के लिए कदम तो उठाए गए हैं, लेकिन आपका आकलन क्या बताता है और डिजिटल दौर में इसके गैप को कैसे ब्रिज किया जा सकता है? देखिए, कोलेट्रल फ्री लोन्स पे भी जो आरबीआई ने कुछ चेंजेस किए हैं, विशेषकर जो उसकी लिमिट्स बढ़ाई हैं, वो काबिले तारीफ है, और नो डाउट उससे कहीं ना कहीं एमएसएमई को बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अभी जैसे राजीव भाई ने भी बताया कि कुल 15% एमएसएमई हम लोग बैंकिंग सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर पाते हैं या उनसे फाइनेंस अवेल कर पाते हैं। तो ये चिंता का विषय है कि क्या कारण है कि वो जो 85% बचा हुआ है, वो चाहे वो कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम्स लाने के बाद भी नहीं कर पाता है। उसके पीछे मेरे को ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है पेपर वर्क। वो पेपर वर्क में जब हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो इतने सारे पेपर वर्क्स की आवश्यकता नहीं है। इफ आई हैव जीएसटी नंबर, इफ आई हैव पैन नंबर, यू कैन एक्सट्रैक्ट ऑल माय डाटा थ्रू दैट। सिविल रेटिंग का बहुत अच्छा सिस्टम ऑलरेडी अपने भारतवर्ष में स्टार्ट हो चुका है। कोलेट्रल फ्री लोन और वो जो इंसेंटिव्स मिलता है हमें इंटरेस्ट रेट पर, उन दोनों चीजों को अगर हम डिजिटलाइजेशन के मार्फत हम कहीं पे इंटीग्रेट कर पाएंगे तो शायद वो 85% उस तरफ बढ़ पाएंगे जिनको लोन नहीं ले पा रहे हैं या जो किसी कारणवश बैंकिंग का फायदा उठा के विकसित भारत को और विकसित करने में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं। नीरज जी, देखा जाए तो डेटा के जरिए लेंडिंग के डायनेमिक्स बदल रहे हैं। कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग एक उभरता हुआ मॉडल है और डिजिटल दौर में इसमें आगे हलचल की उम्मीद है। डॉक्टर स्वरूपा, वहीं आप हमें यह बता सकें कि स्कीम्स तो कई हैं, इनिशिएटिव्स भी कई लिए गए हैं, पर क्या जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है? आपकी राय? तो इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो अवेयरनेस है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्किलिंग है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसको मंत्रालय की तरफ से हम जारी रखेंगे। जितना हो सके हम कर सकेंगे
और करते जा रहे हैं हम। हमारा नंबर तो ज्यादा हो रहा है और रैंप के अंदर बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट बता रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अवेयरनेस। तो एक एक इम्पॉर्टेंट चीज पर, जैसा अभी हम एक्सपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आईपीआर के बारे में भी बहुत सारे लोगों के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में, और जेड, खासकर जेड के बारे में, तो बहुत सारे स्टेट्स आगे आ रहा है, खासकर अवेयरनेस के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और स्किलिंग तो चल ही रहा है। तो बहुत आवश्यकता है, इसको आगे ले जाना हम सबका जिम्मेदारी है। और जैसा हम लोग ये ग्रीनिंग के बारे में बहुत बात किया है, तो मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ, ये सस्टेनेबिलिटी जो है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, एट इंडिविजुअल लेवल, इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड एट इंडिया लेवल, हर एक की, खाली एमएसएमईज की नहीं, हर एक ड्रॉप, एक वन ड्रॉप ऑफ वाटर इट मैटर्स ए लॉट, वन यूनिट ऑफ पावर आल्सो इट मैटर्स ए लॉट। आइए अब फाइनल कमेंट लेते हैं राजीव जी से। राजीव जी, 2025 की शुरुआत हो गई है, एमएसएमई इंडस्ट्री को इस नए साल से कैसी उम्मीदें हैं? वर्ष 2024 संघर्ष का वर्ष रहा। पूरे विश्व में 100 से ज्यादा देशों में चुनाव हुए, भारत में राष्ट्र स्तर के भी चुनाव हुए और कई राज्य सरकारों के चुनाव हुए। तो 24 में बहुत संघर्ष रहा, बहुत सारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस थी। उसके बावजूद हमारे देश में चाहे ग्रोथ रेट, जीडीपी कम भी हुआ, लेकिन ओवरऑल स्तर पर देखें तो हम बाकी दुनिया की ग्रोथ रेट से, हमारी ग्रोथ रेट मच बेटर है। वर्ष 2025 से हम सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आज राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को मिलकर अगर 2025 में अपनी प्राथमिकता बनाएं, अपनी प्रायोरिटीज दें, और जो कि उनकी हैं भी, तो मुझे बहुत उम्मीद है वर्ष 2025 से ये एक ऐसा वर्ष है जिसमें एमएसएमई सेक्टर डेफिनेटली रिवाइव करेगा, मच बेटर ग्रोथ करेगा। एसएमई एक्सप्रेस में अभी के लिए इतना ही। सेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्टर एस ग्लोरी स्वरूपा, डायरेक्टर जनरल एनआई एमएसएमई, राजीव चावला, चेयरमैन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया, प्रशांत गरबाने, डीजी एमसीसीआईए, और नीरज सिंघल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, आप सभी का शुक्रिया और नए साल की शुभकामनाएं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शेयर बाजार हो या कमोडिटी बाजार, हर ट्रेड पर रहती है नजर। निवेश हो या टैक्स, पर्सनल फाइनेंस की हर बात। राजनीति की उठापटक हो या फिर कंज्यूमर के हक की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट की हर हलचल, सबसे पहले, सबसे सही और सबसे सटीक, सिर्फ जी बिजनेस।